नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका इस बार का एग्जाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि अभी हाल ही में होने वाली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, तो वहाँ से रिलेटेड यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उन सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण है। बाकी जहाँ पर भी नई शिक्षा नीति के आधार पर परीक्षा होनी है, OMR पाठ्यक्रम पर यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आने हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम मॉडल सॉल्व पेपर लेकर के आ गए आप सभी के लिए। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आज क्लास कराने वाला हूं और लगभग ये हमारा आज का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास मैं दे रहा हूं NEP के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए NEP के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, आपका पेपर टाइटल है। चलिए सॉल्व करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और भी जो छात्र छात्राएं अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सके। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पूछा गया है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है SO2 NH3 BF3 CH3Cl। देखिए डाइपोल मोमेंट आप तब निकाल पाएंगे जब आपको पोलर एंड नॉन पोलर पता हो कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, तभी आप डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे। हालांकि यहाँ पर शून्य पूछा गया है, जब म्यू नेट की वैल्यू शून्य आ जाए तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ था SO2 NH3 BF3S और ऑप्शन नंबर डी था यहाँ पर CH3Cl। तो आपके जो सही उत्तर हैं BF3S का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा। SO2 का जो ये डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इसका आएगा। NH3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है और CHCl3 का भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पोल नहीं बन रहा है, BF3 का पोल नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। समझ लेते हैं कि BF3 मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए इन BF3 द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपसे पूछा जाए कि BF3 का जो है शेप कैसा होगा तो आप क्या बताएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर जो इसका शेप होता है। ठीक है, द 3F आर सो अटैच्ड टू बी दियर दैट द रिजल्टेंट डाइपोल ड्यू टू बी और एफ के बीच में बॉन्ड जो बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं इन थर्ड डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, हेंस द ओवरलैपिंग, हेंस द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, आप देखें यहाँ पर बी और इसके साथ कितने एफ जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हैं 3F। ठीक है, 3F जो देखेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर धनात्मक आएगा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन ये पोल नहीं बना रहा है इसलिए इसका जो है तीसरा जो रहेगा वो कैंसिल कर देगा, इसलिए जीरो डाइपोल मोमेंट इसका होगा। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जब एक साथ संयोजक, डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंट को भी समझ लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण तो जब एक साथ संयोजक बंध दो असमान परमाणुओं के मध्य होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा दोनों परमाणुओं के मध्य बिल्कुल ना होकर के क्या हो जाता है, असमान हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर अधिक हो जाता है जो अधिक ऋण विद्युत होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होगा जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के असमान साझे से जो बने हुए बंध होते हैं उनको हम पोलर यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। चलिए भाई सभी लोग आंसर करेंगे कि किसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया गया CHCl,
दूसरा है CH3OH, सी ऑप्शन दिया गया CH3Br और ऑप्शन नंबर डी है CH3I। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन वर्ग के तत्व लगे हुए हैं Cl, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या होता है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों से अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी CH3OH मैथिल एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होगा। बाकी यहाँ पर CH3Cl लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये सब हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो एल्कोहल की अपेक्षा इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं मेथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट जो मेथेनॉल का होता है वो कितना होता है, 64.7 से लेकर के 148 तक का बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। मेथेनॉल क्या होता है, यह सबसे सरल एल्कोहल है। मेथेनॉल एक प्रकार का सरल एल्कोहल है। ये हल्का वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है जिसकी गंध एथेनॉल एल्कोहल जैसी होती है, किंतु मेथेनॉल अत्यंत विषैला है। ये अत्यंत विषैला है और पीने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। इसके पीने से मच्छर मर सकते हैं और मरने से पहले वो अंधे हो जाते हैं, जो मच्छर होते हैं। ठीक है, और इसका ये सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है और जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, एंटीफ्रीज, विलायक, ईंधन आदि के रूप में करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आज की इस क्लास में एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे प्रश्न MCQs के आपको मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिक एनर्जी, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जालक ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन दिया गया LiF, NaCl, CaF2, MgO। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक लैटिक एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे अधिक लैटिक एनर्जी जो होती है वो होती है MgO में। MgO में सबसे अधिक लैटिक एनर्जी होगी। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लैटिक एनर्जी क्या होती है, द लैटिक एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड टू इट्स द कॉन्स्टिट्यूटेड आयन इन द गैसियस स्टेट। ओके, यानी किसी आयनिक ठोस की जो जालिक ऊर्जा है वो वह ऊर्जा है जो एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित अवयव के गैसीय आयनों के एक मोल ठोस क्रिस्टल बनाने के लिए उत्सर्जित होती है। उसको क्या कहा जाता है, लैटिक एनर्जी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। ओके, चलिए चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। क्या पूछा गया भाई, इनमें से किसमें सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें सबसे अधिक जो होगा वो होगा बीई में। बीई में सबसे अधिक टेंडेंसी होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, यह एक सहसंयोजक बंध एक रासायनिक बंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े का साझा करना सम्मिलित है। इन इलेक्ट्रॉन जोड़े को साझा जोड़े या बंधन जोड़े के रूप में जाना जाता है और परमाणु के बीच में आकर्षण और प्रतिकारक बलों का स्थिर संतुलन जब वह इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो वह सहसंयोजक रूप में जाना जाता है। कोई भी कंपाउंड है जब वो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2021 से लेकर के अभी तक का हर बार पूछा गया यह प्रश्न है। DDU में 2 बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन, हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पूछा गया है। तो इसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, तो इसमें होगा FHF में। ठीक है, इसमें सबसे अधिक इसी का स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पूछा गया था तो किसका होता है, HFF। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम which is covalent bond to more electronegative atom or group and another electronegative atom wearing a lone pair of electron, the hydrogen bond acceptor। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच डाइपोल डाइपोल प्रकार का बल होता है। ये खास संयोजी बंध अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध से लगभग 20 गुना शक्तिशाली होते हैं और ये बंध अणुओं के बीच में अंतराणुक एक दूसरे के बीच में भिन्न भिन्न वर्गों में बनता है। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, FH और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट डॉट से दिखाते हैं तो ठीक है, दोनों तरफ फ्लोरीन और इसी में सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेड बाय ईच वाटर मॉलिक्यूल। प्रत्येक पानी के अणु द्वारा बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रत्येक पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की अधिकतम संख्या होती है वो 4 होती है। इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है कि इन सॉलिड आर्गन द एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय। ठोस आर्गन में परमाणु एक साथ बने होते हैं। सॉलिड आर्गन में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से कैसे बने होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये जुड़े होते हैं वांडर वाल फोर्स से। किससे जुड़े होते हैं? वांडर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं, वांडर वाल बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब भी आपसे पूछा जाए कि ठोस आर्गन में परमाणु एक साथ किससे बने होते हैं तो आप क्या करेंगे? उत्तर वांडर वाल फोर्स। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है? द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिकतम होगा? पहला ऑप्शन है CH2Cl2, CH3Cl, CH3Cl और CCl4। तो इनमें सही उत्तर आपका क्या होगा? इसमें सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है तो डाइपोल मोमेंट अधिक होगा इसमें CH3Cl में। अब क्यों होगा इसको हम आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHCl3। देखिए द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज CH3Cl। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो CHCl3 में होगा, फिर CH2Cl2 में होगा, फिर CHCl3 में होगा, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा। अगर कम पूछा जाता तो इसका होता किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और यहाँ पर पूछा गया किस में अधिकतम, तो अधिकतम किस में होगा? CH3Cl में होगा। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न है द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज ड्यू टू। पानी में BaSO की कम विलेयता किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन दिया गया आयनिक बॉन्ड के कारण, लो डिसोसिएशन एनर्जी के कारण, हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी के कारण या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी। देखिए जब भी बात करें कि पानी में BaSO4 की कम विलेयता किसके कारण होती है तो आप बताएंगे कि इसमें लैटिक एनर्जी हाई होती है इसलिए होता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। हाई लैटिक एनर्जी ऑफ BaSO4 केस टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर। यानी कि हाई लैटिक एनर्जी BaSO4 में क्यों होती है? इसका कारण ये है कि BaSO4 का जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होती है पानी में, इसीलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पूछा गया है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन व्हिच मॉलिक्यूल। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किस अणु में मौजूद होते हैं? H2Cl2, O2, HCl। चलिए उत्तर करेंगे तो आपको बता दें पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर H2 है, फिर दूसरा देखेंगे Cl2 है, O2 है, तो ये सब क्या है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखेंगे HCl तो मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव इंड और एक निगेटिव इंड जुड़ा हुआ है, इसीलिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो होंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे
पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो HCl में मौजूद होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा HCl। ठीक है, HCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। हम जानते हैं कि अधातु जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अधातु जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर H और Cl दोनों तत्व अधातु हैं। दूसरी ओर H और Cl के वैद्युत ऋणात्मकता के मान जो होंगे वो क्रमशः कितने होंगे, 2.1 और 3.1, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 0.9 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। फिर भी H और Cl के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, इसीलिए इसका मान जो होगा अधिक होगा। ठीक है, HCl तो H ने आंशिक धनावेश प्राप्त करने के लिए Cl के आंशिक ऋणात्मक आवेश को प्राप्त किया, तो इसीलिए HCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि रिजोनेंस इज ड्यू टू, अनुनाद का कारण है, अनुनाद का क्या कारण है। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या मिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या मिग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो आपको बता दें रिजोनेंस ड्यू टू, रिजोनेंस का जो कारण है ना वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। रिजोनेंस किसे कहते हैं तो इसको समझ लेते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के सभी प्रेक्षित गुणों की व्याख्या एक ही सहसंयोजक, एक ही कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता, तब मॉलिक्यूल के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होते हैं उनके आंशिक गुणों की व्याख्या की जाती है। इन जो संरचना है इनके अनुनादी केमिकल जो स्ट्रक्चर कहते हैं, जो इनकी विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर बनते हैं उनको केमिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें कोई भी एक संरचना उस यौगिक को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है, और यौगिक की वास्तविक संरचना कई अनुनाद संरचना से मिलकर के बनी संरचना, जिसे हम रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और ये रिजोनेंस हाइब्रिड पर निर्भर करती है। इस पूरी घटना को हम रिजोनेंस यानी अनुनाद की घटना कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि द बॉन्ड ऑर्डर इन CO2 3 में बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है बिटवीन HO हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि CO2 3 आयन में CO के बीच में जो आबंध, C और O के बीच में आबंध जो क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है, वो कितना होगा। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, तो हम C और O का निकालेंगे। किसमें, CO2 3 में आपको C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दोस्तों वो आएगा 1.33। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। बॉन्ड ऑर्डर को समझ लेते हैं भाई। बॉन्ड ऑर्डर जैसा कि लुनसन पॉलिंग द्वारा ये बॉन्ड ऑर्डर की प्रक्रिया पेश किया गया था। कोबान्ड की एंटी बान्ड की संख्या के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड और एंटी बॉन्ड होते हैं, कोबान्ड होते हैं, ठीक है, और एंटी बान्ड की संख्या के बीच के अंतर के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। बॉन्ड संख्या को, बॉन्ड ऑर्डर को परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या के लिए हम द्विपरमाणु अणु जैसे नाइट्रोजन N2, इसे क्या कहते हैं, द्विपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है, जिसमें बंध की संख्या कितनी है, 3 बॉन्ड है। इसमें कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। एथिलीन में अगर हम बात करें तो यहाँ HC ट्रिपल बॉन्ड CHC, 2 कार्बन परमाणु के बीच में कितनी संख्या है, 2। अगर 2 कार्बन के पूछा जाए तो कितना संख्या है, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। और अगर हम H और C और H के बीच में पूछें तो कितने बॉन्ड क्रम है, 1 है। इसी प्रकार से आप निकालेंगे। ओके, तो इसको निकालने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाएंगे तभी आप इसकी बॉन्ड ऑर्डर बता पाएंगे। ओके, 13 नंबर प्रश्न था जिसमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर CO2 3 CO2 3 के लिए संभावित अनुनाद संरचना की संख्या, यानी इसके जो CO2 3 है इसका कितना आप अनुनाद संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लगभग 3 संरचना बन सकती हैं। आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके, ऑप्शन 20 में सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर
मॉलिक्यूल निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? यहाँ पर देखें जेनान, ठीक है, क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है XeF4, BeF3, SF4, SiF4। तो इसमें से आपको क्या बताना है भाई? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड इनमें से है SF4। SF4 पोलर है, बाकी सभी इसमें नॉन पोलर हैं। बाकी सब क्या हैं? नॉन पोलर हैं। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, पोलर और नॉन पोलर समझना जरूरी है, क्योंकि लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड से। ओके, चलिए, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? जब टू सिमिलर एटम कॉम्बिनेशन, जब दो सिमिलर एटम का कॉम्बिनेशन हो। सिमिलर का मतलब दोनों, एक के पास धनावेश हो, एक के पास ऋणावेश हो, उसको कहते हैं पोलर। डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो। जैसे आप देखेंगे HCl, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है? अंतर है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइस शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सबसे अधिक आकर्षित किसकी तरफ होंगे? जिसके पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, चौथा पॉइंट है द एटम रिक्वायर्ड डेल माइनस चार्ज वेल अदर रिक्वायर्ड डेल पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसके पास डेल माइनस और पॉजिटिव चार्ज हो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा HCl। ओके, ये पोलर बॉन्ड हो गए। अब हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? टू सिमिलर एटम कॉम्बिनेशन, टू सिमिलर एटम, यहाँ पर डी सिमिलर थे, यानी कि दोनों असमान हो। यहाँ पर समान आपको देखना है कि दोनों क्या हो। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर B2, तो B2 में क्या हो जाएगा? आप बनाएंगे तो B2 में दोनों क्या है? दोनों एटम सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे HCl, तो इसमें सिमिलर नहीं है, डी सिमिलर है। तो डी सिमिलर वाले को पोलर कहते हैं और सिमिलर वाले को नॉन पोलर कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए डी सिमिलर का। देखिए, डी सिमिलर का ले लेंगे HCl हो गया। ठीक है, यहीं पर आप लेंगे NaCl। ठीक है, NaCl हो गया। अगर हम देखें इसी में नॉन पोलर की, तो यहाँ पर H2 हो गया, B2 हो गया, I2 हो गया। ये सभी क्या है? ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, दूसरा है नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का चार्ज सेम होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स मिडिल एटम के साथ होगा। नो चार्ज अपीयर ऑन द एटम। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग ले लीजिए ताकि आप तैयार कर लीजिए। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, द पोलर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ध्रुवीय अणु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पोलर मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो हमने क्या बताया था? पोलर के सफिक्स में बताया था कि जो चार्ज होंगे वो अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और नॉन पोलर में क्या होगा? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे CCl4। क्या देखेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? ये CCl4। तो भाई इसमें क्या आ रहा है? दोनों सिमिलर आ रहे हैं। सी देखेंगे CO2। CO2 में क्या है? इसमें भी आपका क्या निकल के आएगा? इसमें ये भी आपका नॉन पोलर होगा। अब देखें CH2Cl2, CH2Cl2, इसमें क्या होगा? ये दोनों सिमिलर डिसिमिलर हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब क्यों होगा देखते हैं। आंसर C2CH2। CH2Cl2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। ये जो मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल है ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ये जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, निम्नलिखित में से किसकी उच्च ध्रुवीय शक्ति है? यहाँ पर ध्रुवण शक्ति पूछी गई है कि ध्रुवण शक्ति किसकी उच्च होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं Mg+, Al3+, Na+, Ca+, तो आपको बता दें इसमें Al3+ का जो पोलराइजिंग पावर होगा वो अधिक होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण शक्ति। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। इसका कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल
Higher the charge of the cation, more is the polarizing power. The next factor which is considered is the size of cation. Similar, the size of cation higher to polarizing power. The order of polarizing power is, ऑर्डर देखेंगे तो किसका होगा, CS, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, ये क्रम आप ध्यान देंगे, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स आयन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, हाइलाइट्स आयनों की तुलना, हाइलाइट आयनों की ध्रुवणता के क्रम यानी किस प्रकार से बढ़ते हैं, बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। हाइलाइट आयनों की ध्रुवणता के आधार पर हाइलाइट आयनों का क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर पहला है F दिया गया है, आयोडीन यानी फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, या आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, क्रम इसका देखेंगे तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या इसका इंक्रीजिंग क्रम होगा। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार रिपीट हुआ, इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स आयन इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एनायन, जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ एनायन के। लार्जर साइज ऑफ द एनायन, लार्जर ऑफ द, जिस एटम का जो एनायन है वो अधिक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी अधिक होगी। ठीक है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है, द आईसीएल मॉलिक्यूल इज, आईसीएल मॉलिक्यूल है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। तो आईसीएल मॉलिक्यूल दिया गया प्योरली इलेक्ट्रोकोवेलेंट होते हैं, या प्योरली कोवेलेंट होते हैं, या पोलर नेगेटिव एंड ऑफ द आयोडीन, पोलर एंड विथ नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन क्लोरीन। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसका फुल फॉर्म है ICL का, आयोडीन मोनोक्लोराइड। तो इसको आप देख लीजिएगा, आयोडीन मोनोक्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होता है 27.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो अपीयरेंस करते हैं रेबिस ब्राउन। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, PDF में मैंने दे दिया, मेंशन कर दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर CIF, PCl3, SiF4 और CFCl3। तो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट, तो जब म्यूनेट जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब म्यूनेट किसका जीरो आएगा, इसमें SiF4 का म्यूनेट जो होगा वो जीरो होगा, SiF4 का डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। बाकी CFCl3 पूछ लिया जाए, PCl3 तो इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, CIF का भी डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो होता है SiF4 का। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। PH3, CHCl3, NH3BF3। तो डाइपोल मोमेंट अगर है तो ये सभी क्या हैं, ये सभी डाइपोल मोमेंट अगर है तो पोलर है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकाला जाएगा डाइपोल मोमेंट, किस यौगिक का अधिक है। तो यहाँ पर BF3 आप देख रहे होंगे, BF3 का सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजिंग इन द प्रेडिक्टिव, तत्वों के लिए जो पाउलिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नियम है वो किस प्रकार से इसको उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, या फिर पोलैरिटी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नहीं, ये होगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, यानी पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग
पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इसमें आपका उत्तर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है इन फॉलोइंग व्हिच वन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। शून्य यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। तो पहले HCl है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सभी इसमें हाइड्रोजन वर्ग के तत्व दिए गए हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा। HCl यानी कि HCl, इसी में आयोडाइड, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, इनका बताना है किसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अधिक होगा। उत्तर करके बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण इनमें से कौन सा दिखाएगा भाई, तो क्लोरोफॉर्म जो है ना वो द्विध्रुव आघूर्ण शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है कि जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है। तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण जो उपस्थित होगा वो होगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन में, क्योंकि NH3 का अधिक होता है भाई, NH3 का डाइपोल मोमेंट होता है, H2O का भी होता है, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथेन का भी होता है। तो इसलिए ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथेन में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है नॉन पोलर सॉल्वेंट पूछा गया, इनमें से कौन सा गैर ध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो इनमें से देखिए पहला डाइमेथिल सल्फाइड, यहाँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्या है, ये नॉन पोलर है। क्या है ये, माफ कीजिएगा, ये नॉन पोलर है। बाकी डाइमेथिल सल्फाइड ये पोलर है, अमोनिया भी, एथिल अल्कोहल ये सभी पोलर बॉन्ड है। पोलर नॉन पोलर क्या है इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि व्हेन टू आईसीएस क्यूब, आइस क्यूब माफ कीजिएगा, व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेजेंट या पासेड ओवर ईच अदर दे ऑफ फ्रॉम वन क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर, यानी जब दो बर्फ के घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वो मिलकर के एक घन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल उन्हें एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार है। भाई कौन सा बल लगेगा, दो बर्फ के टुकड़े हैं, मान लिया ये, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होगा। चलिए उत्तर करेंगे आप सब लोग इस क्वेश्चन का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तब ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसी कारण ये एक दूसरे के ऊपर स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिसॉल्व इन वाटर, निम्नलिखित में से उस यौगिक का चयन कीजिए जो जल में घुल जाता है। जल में घुलनशील कौन सा है। पहला है CCl4 अघुलनशील है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा CH2 ये भी नहीं होगा, CHCl3 यह भी नहीं होगा। यहाँ पर जल में घुलेगा तो एथिल एल्कोहल ही जल के साथ क्रिया करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका है। 29 नंबर प्रश्न है कि द रीजन फॉर द एक्सपेक्टेडली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी कि यहाँ पर है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट पानी के असाधारण उच्च क्वथनांक का कारण क्या है, यानी पानी का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए पानी का जो क्वथनांक है वो उच्च होता है। ऑप्शन डी में सही उत्तर होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज expectantly high because water molecule associated due to intermolecular hydrogen bonding। पानी का क्वथनांक हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होता है, कम कारण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया था which concept best explain the orthonitrophenol is more valued than paranitrophenol, कौन सी अवधारणा सबसे अच्छी तरह से बताती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तो ये बताती है किसकी परिकल्पना भैया, ये बताती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन बताता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमें ये पता चलता है
कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बताता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को हल किया है। अब हम यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ से संबंधित जो भी एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, थर्ड यूनिट जो आपका है वो है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम आयनीकरण क्षमता है? यानी यहाँ पर Na, Al, Mg और M यानी के सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इनमें से आपको बताना था कि किसमें सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता है। तो सबसे अधिक आयनीकरण जो क्षमता होगी वो होगी किसमें? मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे मैक्सिमम होगी। सी ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? ठीक है, यहाँ पर K+ है, S2- Ca2+, Cl-, तो इसमें से सबसे अधिक जो सबसे बड़ा आकार होगा वो S2- का सबसे बड़ा आकार होगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज द बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ। जो पॉली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो किसके प्रयोगात्मक मूल्य पर आधारित है? किसके प्रयोगात्मक मूल्य पर आधारित है? पहला है एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पाउली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो किसके मूल्य पर आधारित है? बॉन्ड एनर्जी के प्रयोगात्मक मूल्य पर आधारित है। पाउली का इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल जो है वो बॉन्ड एनर्जी के प्रयोगात्मक मूल्य पर आधारित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चले चौथा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता है? विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? यहाँ पर है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरान। तो सबसे अधिक किसका होगा भैया? सबसे अधिक होगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसलिए क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पांचवा प्रश्न है द एलिमेंट विच मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व बताना है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी होगी वो किसका होगा? भैया क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। ओके, चले आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न आपका है इसमें कि द हाइब्रिड आयनिक रेडियस इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रेट का, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाइड्रेट का आयनिक त्रिज्या अधिकतम है। ये हाइड्रेट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसका आयनिक त्रिज्या अधिक होगा। Li, Na, K और Cs। ठीक है, इनमें सबसे अधिक होगा लिथियम। Li का सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। Li, Na, K और Cs में अगर मिल जाए तो Li, इसके बाद में पोटेशियम आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। किसकी अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होगी? सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनमें से सबसे अधिक आयनिक एटॉमिक रेडियस जो होगा वो सोडियम का होगा। सबसे अधिक जो होगा
एटॉमिक रेडियस किसका होगा, सोडियम का होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeOF2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है XeOF2 मॉलिक्यूल में Xe यानी जेनान का संकरण पूछा गया भैया। जेनान का इसमें जो संकरण होगा वो sp3d होगा, sp3d संकरण होगा जेनान का। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, XeOF2 में सबका नहीं पूछा गया, केवल जेनान का पूछा गया है कि एटॉमिक इसका संकरण sp3d होगा। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिट इन, निम्नलिखित में से अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। क्या पूछा गया भैया, इनमें पूछा गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मौजूद होगा। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है H2S, ठीक है, और तीसरा दिया गया है 2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल। तो इनमें जो अणुक हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो होगा किसमें, ऑप्शन सी 2 नाइट्रोफिनॉल में। 2 नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट होगा, यानी होगा ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन 10वां प्रश्न है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2Np5 होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा N2Np5, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला। चलिए 11 नंबर प्रश्न है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू, यानी दिया गया है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। ये तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक। तो आपको बता दें यहाँ पर 29 दिया गया है, 29 एटॉमिक नंबर। तो इसका ये जो संबंधित है ना वो D ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा, 29 नंबर एटॉमिक नंबर है। ध्यान दीजिएगा उत्तर होगा डी वाला। चलिए क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि मेडलीफ प्रेडिक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, मेडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है। क्या पूछा गया भैया, पूछा गया है कि जो मेडलीफ है ना इनका जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है, एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक नंबर पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर या नन ऑफ एबव। तो आपको बता दें कि मेडलीफ का जो आवर्त नियम है ना वो एटॉमिक वेट पर आधारित है। किस पर, एटॉमिक भार पर, परमाणु भार पर आधारित है मेडलीफ का आवर्त नियम, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन HCN एंड CH3NH2 इज HCN। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन साइनाइड और मेथिल एमीन में N का संकरण, दोनों में पूछा गया भाई। इसमें N का संकरण यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और एथिल एमीन में N का संकरण पूछा गया कि N का संकरण क्या होगा। तो अगर हम बात करें HCN, तो HCN में जो संकरण होगा किसका, नाइट्रोजन का, वो होगा sp संकरण। अगर बात करें यहीं पर मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2 में, तो इसमें N का जो संकरण होगा वो होगा sp3। तो दोनों में क्या आ गया, पहले में sp और दूसरे में sp3। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटिलीन इज, एसिटिलीन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन में sp संकरण पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। डायगोनल रिलेशनशिप को हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसके द्वारा दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन है बी और SI, बी एंड AL यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम, फिर है बी एंड GA एंड बी एंड C। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध जो दिखाएगा वो दिखाएगा बी एंड SI
ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है इंक्रीजिंग मास यानी कि बढ़ते हुए मास नंबर के आधार पर, या इंक्रीजिंग वैल्यू यानी उनका जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम यानी उनके वॉल्यूम बढ़ते हुए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया है, या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या नन ऑफ दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको व्यवस्थित किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जो तत्व हैं उनको व्यवस्थित किया गया है पीरियोडिक टेबल में। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि व्हिच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए नोबल गैस, कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस का प्रतिनिधित्व करता है। ये भैया क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, और इनमें आपको बताना है नोबेल गैस। तो नोबेल गैस का क्या होता है सभी लोग बताइए, NH2 NP5। तो इनमें से आप देखेंगे कौन सा है, NH2 और NP6, ये आपका नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं उनका आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको बता दें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP5। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 10 18 36 54 और 86 आर कॉल्ड, यानी ये एटॉमिक नंबर दिया गया है 10, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 36 54 और 86, ये क्या कहलाते हैं, ये लाइट एलिमेंट कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आपको बता दें ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। ओके, इनका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दे दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर बताइए तो बताएंगे 10 18 36 54 86। ठीक है, ये किसका एटॉमिक नंबर भैया, ये है इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न था जिसमें पूछा गया है द मोस्ट पोलर बॉन्ड, इनमें से सबसे स्थिर पोलर बॉन्ड पूछा गया है। मोस्ट पोलर बॉन्ड इनमें कौन सा होगा, यहाँ पर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा। तो मोस्ट पोलर जो हो जाएगा वो N और F जो है वो मोस्ट पोलर होगा, मोस्ट पोलर होगा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। कल की क्लास में हम लगभग 100 MCQ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी आज की इस क्लास को देखें सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कल की क्लास में सेम इसी टाइम पर क्लास होगी आप लोगों की, और सेम इसी टाइम पर सभी लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग का पेपर 13 तारीख को है। ठीक है, 13 तारीख को पेपर आपका है, और जिनका अभी लगा हुआ है जैसे कि भीमराव अंबेडकर जो आगरा विश्वविद्यालय है वहाँ का भी पेपर MCQ मोड में ही होगा, और कुछ यूनिवर्सिटी और भी MCQ करा रही हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए खासकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप सब जानते हैं नई शिक्षा नीति के आधार पर सिलेबस सबका सेम ही है। ओके, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए SPS स्टडी पॉइंट का प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स है, आप जाएंगे 3 डॉट पर, वहाँ पर फ्री नोट्स में मिल जाएगा इसका PDF। या टेलीग्राम पर आप सर्च करिए SPS स्टडी पॉइंट। आप जैसे SPS स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको चैनल मिलेगा जहाँ से आपको ये PDF मिल सकता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।